विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और प्रहार लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा प्रहार में नए अंदाज में हर विंग की खबर आपको दिखाएंगे, चाहे बात क्राइम की हो, पॉलिटिक्स की हो या एंटरटेनमेंट जगत की या वायरल वीडियोस की, सारी खबरों का डोज आपको देने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। छांगुर बाबा का करीबी बदर सिद्दीकी पुलिस के रडार पर आ गया है। चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी पर मेरठ में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित लड़की के परिवार वाले 2019 से पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 साल बाद बीएनएस की धारा 323, धारा 3, धारा 5/3 में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल ये एक्शन तब लिया गया जब पीड़ित हिंदू लड़की के परिवार वालों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले में बदर अख्तर सिद्दीकी को और उसके पिता महमूद अख्तर सिद्दीकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। यही नहीं, तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया गया। बदर अख्तर सिद्दीकी साजिश के तहत लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद वो उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। यही नहीं, बदर सिद्दीकी हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डालता था। पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई युवतियों को शिकार बनाया। दरअसल 2009 में एक हिंदू लड़की बदर सिद्दीकी के संपर्क में आई थी। तब वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आरोप है कि बदर सिद्दीकी लगातार उस लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। बदर सिद्दीकी पर पहले से हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण को लेकर 2 केस दर्ज हैं। धर्मांतरण कांड के मास्टरमाइंड छांगुर के करीबी बदर अली सिद्दीकी के पड़ोसी और उसके दोस्त ने ऑफ कैमरा एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। बताने जा रहा हूं। तो खुलासा कर दिया गया है, जानकारी सामने आई। बदर अली सिद्दीकी के दोस्त ने बताया कि बदर अली रंगीन मिजाज का था, कॉल सेंटर में नौकरी करता था और जिम ट्रेनर भी था। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर भी था। बदर की जब से कुछ बाहर के लड़कों से दोस्ती हुई, तब से वो गलत राह पर चला गया। बचपन में हमारे साथ रहा, जब तो इतना पता नहीं था, लेकिन अब बाद में तो इसकी काफ़ी अफवाह उड़ी है कि बस मतलब ऐसे ही गलत सोसाइटी में रहा है। इसका सोसाइटी ऐसी थी इसकी गलत। बदर के एक पड़ोसी ने बताया कि बदर के पिता LIC बीमा एजेंट थे। जिस जमाने में लोगों के पास बाइक नहीं हुआ करती थी, वो तब से ही महंगी और लाखों की बाइक चलाता था। बदर देखने में बॉडी बिल्डर जैसा था और उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से चर्चित थे। हालांकि मोहल्ले में उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक था। उधर मेरठ के भानु भास्कर ने बताया कि मेरठ जोन से भी जो इनपुट आ रहे हैं वो ATS से शेयर किए जा रहे हैं। जो इनपुट है वो ATS को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है, ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। बदर अली और छांगुर ने मिलकर कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब बदर और उसके सरगना छांगुर का काला चिट्ठा खुल रहा है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग के शिकार कई परिवार अब खुलकर सामने आ गए हैं। बलरामपुर के भवनपुरा गांव में एक नाबालिग बेटी अभी तक अपनी मां, बहन और भाई की राह देख रही है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने इस बच्ची के परिवार को लालच देकर उन्हें मुसलमान बना दिया। हैरानी की बात यह है कि परिवार के जिन लोगों का धर्मांतरण कराया गया, उनका पता नहीं चल सका है। पीड़ित बच्ची अभी भी अपने परिवार के आने की राह देख रही है। लालुद्दीन है, शकील प्रधान, ये सब मेरे घर को कब्जा कराए हैं। सब लोग मेरी मम्मी को भगाए हैं, उनको मुस्लिम बना दिए। इस मामले में पुलिस की भी भयंकर लापरवाही सामने आई। पीड़ित बच्चे और उसके पिता कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे एरिया में 2 तरह के लोग छांगुर से पीड़ित नजर आ रहे हैं। पहला, जिन्हें लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, और दूसरा लैंड जिहाद, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। अब छांगुर की गिरफ्तारी के बाद लोग खुलकर अपनी शिकायतें सामने रख रहे हैं।
वही धर्मांतरण को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे, नई जानकारियां सामने आ रही। धर्मांतरण गैंग का कहर सिर्फ बलरामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के आगरा में भी धर्मांतरण रैकेट फैला हुआ है। आगरा में धर्मांतरण गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आगरा धर्मांतरण गिरोह के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के दोनों बेटों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। जांच एजेंसियों को पूछताछ में पता चला है कि आगरा का धर्मांतरण नेटवर्क 6 राज्यों तक फैला हुआ है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली तक इस गैंग के गुर्गे फैले हुए हैं। धर्मांतरण के मामले में 3 अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग की थी, जिसमें 14 दिन की माननीय न्यायालय द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड दी गई। आगरा में धर्मांतरण गैंग को दूसरे देशों से फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। यानी देश में जहां भी अवैध धर्मांतरण हो रहा है, इसकी फंडिंग मुस्लिम देशों से की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की डेमोग्राफी बदलने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? आखिर अब्दुल रहमान के पास इतने पैसे कहां से आए जो उसने यूपी के आगरा के अलावा बरेली, अलीगढ़, रायबरेली और गाजियाबाद तक अपना रैकेट फैला डाला? पुलिस द्वारा जो है इनके पास से एक धर्मांतरण के संबंधित जो है तमाम किताबें बरामद की गई है, जो कि धर्मांतरण करने में इन किताबों का प्रयोग किया जाता था। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस की नींद टूटी है, तो पुलिस अब पीड़ित और उनके परिवार से मिलकर सबूत जुटा रही है। उधर इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि बाकी जो आरोपी अभी भी अवैध धर्मांतरण में संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और चलिए बात मध्य प्रदेश के भोपाल की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे मुहिम में बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल 5 दिन पहले भोपाल पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा था, जो वेट लॉस करने की बात कहकर युवाओं में एमडी ड्रग्स बेच रहे थे। आरोपियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अब 2 और ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है। ये दोनों आरोपी आपस में चाचा भतीजे हैं। पुलिस ने चाचा भतीजे के पास से कई वीडियोस बरामद किए हैं, जिसमें महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इन्हीं वीडियो से ब्लैकमेलिंग कर महिलाओं से ड्रग तस्करी कराते थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ आरोपितों के स्वजन की तस्वीरें सार्वजनिक की। प्रियंक ने कहा कि भोपाल के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उन्हें पार्टियों के बहाने ड्रग्स की लत लगवाना, दुष्कर्म कर वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए सामूहिक यौन शोषण करना गंभीर अपराध है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़े एक्शन का निर्देश दिया है। लेकिन अब इस ड्रग्स रैकेट को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी सभी दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रही है। देश में अश्लील कंटेंट परोसने वाले 25 ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया। बड़ी कार्रवाई की है। मोदी सरकार ने अश्लील कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ जबरदस्त स्ट्राइक की है। देश भर के दर्शकों को अश्लील कंटेंट परोसने वाले 25 स्ट्रीमिंग ऐप्स पर रोक लगा दी गई है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि मनोरंजन के नाम पर संस्कृति से खिलवाड़ और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऑल्ट बालाजी समेत 25 स्ट्रीमिंग ऐप्स के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इन स्ट्रीमिंग ऐप्स पर आरोप लग रहे थे कि इनके जरिए दर्शकों को अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। पहले सरकार ने बकायदा इसकी जांच के लिए टीम बनाई, जिसकी अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है। सरकार का आदेश जारी होते ही देश भर में ऑल्ट बालाजी, उल्लू, बिग सॉट ऐप, देसी फिक्स, बूम एक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप बैन हो गया है। इसके अलावा वाओ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, शो एक्स, अड्डा टॉकीज और हॉट एक्स वीआईपी ऐप भी बैन कर दिए गए। भारतीय कानून के मुताबिक देश में डिजिटल मीडिया पर अश्लील सामग्री की बिक्री, विज्ञापन और सार्वजनिक प्रदर्शन पर पहले से रोक है। लेकिन इन सबके बावजूद ये ऐप कानून को ठेंगा दिखाकर चल रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन ऐप्स को बैन कर अश्लील कंटेंट के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले का सभी दल स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी अश्लील ऐप पर मोदी सरकार की स्ट्राइक का स्वागत किया है। उन्होंने ऐसे ऐप को बहुत पहले बंद कर दिए जाने की बात भी कही है। बहुत अच्छा किया है। अश्लील कंटेंट दिखाना और जो तर्कसंगत कंटेंट नहीं है या भ्रामक कंटेंट है वो सब दिखाने के लिए जो भी ऐप्स हैं सब बंद कर देना। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। रवि किशन ने अपील की है कि भारत की संस्कृति और विचारधारा को देखकर फिल्म बनाएं, जिसका समाज पर सकारात्मक असर पड़े। संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था
सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी अश्लील कंटेंट वाले OTT बैन करने के फैसले का स्वागत किया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐप को बैन करने की मांग उन्होंने बहुत पहले उठाई थी। कंटेंट देखने लायक नहीं है, जो भैया को परिवार के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते हैं, जो शर्मनाक है, जिसकी अश्लील भाषा है, प्रेजेंटेशन में गंदगी है, ऐसी भाषा को या शब्दों का चयन जिनका सराहनीय नहीं है, इनको अगर बैन किया गया तो मैं समझता हूँ ये बहुत प्रशंसनीय है। देखा जाए तो अश्लील कंटेंट के फैसले से सरकार और विपक्ष दोनों दलों के नेता खुश हैं। अब सवाल यह है कि जो ऐप बैन किए गए हैं, वहां के कर्मचारियों के लिए रोजगार की क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ सरकारी स्कूल की छत गिरने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे बच्चों को निकालना शुरू किया। इस हादसे में अब तक 10 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 17 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर जिले के बड़े अधिकारियों ने पहुंचकर हालात की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलौदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। जिस समय स्कूल की छत गिरी, उस समय क्लास में करीब 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। झालावाड़ की इस घटना ने सरकारी महकमे की कार्यप्रणाली को एक बार फिर से जगजाहिर कर दिया है। सरकारी स्कूल की छत गिरने से सरकार निशाने पर है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं झालावाड़ में स्कूल हादसे की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता नरेश मीणा घटनास्थल के ओर रवाना हो गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर जाते समय रास्ते में ही रोक लिया। वहीं इस हादसे पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी पोस्ट किया। अशोक गहलोत ने घायल बच्चों के स्वास्थ्य की कामना की। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपना भरतपुर डीग का दौरा रद्द कर झालावाड़ पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ के स्कूल हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। इसी बीच मौके पर जिला प्रशासन ने स्कूल की बची हुई पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी है। उधर पूरे क्षेत्र के स्कूल भवनों की मरम्मत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इन स्कूल भवनों में सुधार के लिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन वित्त विभाग में फाइल अटकने के कारण ये राशि समय पर जारी नहीं हो सकी। इसी वजह से जर्जर स्कूल भवनों का मरम्मत कार्य नहीं हो पाया और यह हादसा हो गया। झालावाड़ में जिस तरह की घटना हुई है, वो मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख देने वाली है। छोटे छोटे मासूमों के ऊपर पूरी छत गिर गई, बच्चे उसमें दब गए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाया क्यों जा रहा था? आखिर क्यों स्कूलों की मरम्मत का बजट फाइलों में ही अटका रहा? राजा रघुवंशी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन परिवार अभी तक अपने घर के लाल को भूला नहीं। राजा रघुवंशी का परिवार अपने बेटी की आत्मा की शांति के लिए उस जगह पहुंचा जहां सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की थी। राजा के परिवार ने शिलोंग की उस जगह पर हवन पूजन कर राजा को श्रद्धांजलि दी। इन तस्वीरों को देख लीजिए। राजा का परिवार यहां अपने लाल को आखिरी विदाई देने आया है। राजा के परिवार का मानना है कि मर्डर वाली जगह पर पूजा पाठ से उनका बेटा मोक्ष पा जाएगा। आपको भगवान के चरणों में जगह दे और आत्मा शांति के लिए यही वजह है कि राजा का परिवार शिलोंग के सोहरा घाटी में पूजा पाठ करवा रहा है। आपको बता दें कि राजा अपनी शादी के बाद नई नवेली दुल्हन सोनम के साथ शिलोंग की इसी सोहरा घाटी में हनीमून मनाने आया था, लेकिन सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर 23 मई 2025 को राजा की निर्मम हत्या कर दी। राजा की हत्या के बाद सोनम फरार थी, लेकिन उसे यूपी के गाजीपुर के एक होटल पर पाया गया। शिलोंग और एमपी पुलिस ने मिलकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में तमाम विवादों के बावजूद चुनाव आयोग ने SIR के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा हो गया है। बिहार में एक तरफ विपक्ष SIR के मुद्दे को लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार SIR का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा कर लिया है। बिहार में 7 करोड़ 21 लाख वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। चुनाव आयोग की समीक्षा में 21 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं। वहीं 31 लाख वोटर्स स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे, वहीं दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए गए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे।
सीईसी का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद है कि एक भी योग्य वोटर ना छूटने पाए। चुनाव आयोग चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा रहा है। पटना विधानसभा हो या फिर दिल्ली की लोकसभा, हर जगह विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पटना विधानसभा में तो एसआईआर मुद्दे पर बहस काफी तीखी हो गई है। वहीं पटना विधानसभा में बहस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। आरजेडी पर सम्राट चौधरी के बयान से तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में दिखे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर हम सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। दरअसल कल पटना विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के पिता लालू यादव पर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया। तेज प्रताप यादव इसी बहस को लेकर काफी नाराज दिखे। तेज प्रताप ने सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं सरकार उसको मान नहीं रही है, बल्कि उल्टा गुंडागर्दी पर उतर आई है। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गौडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान से साफ है कि आगे ये मुद्दा काफी बढ़ने वाला है, लेकिन अब देखना ये है कि एसआईआर मुद्दे पर छिड़ा घमासान कब शांत होता है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तंज पर रवि किशन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान रवि किशन पर तंज कसा था। सीएम योगी ने मजाकिया लहजे में कहा कि रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर अपना घर बनाया है। अब अगर इससे जल जमाव की समस्या हुई तो कार्रवाई तय है। रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। योगी के इस तंज पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने मजाकिया अंदाज में उन्हें जवाब दिया। रवि किशन ने कहा कि मैंने रात में चेक किया लेकिन मेरे घर के पीछे कोई नाला नहीं मिला। अब आप भी अपने घर के पीछे का नाला खोज लें। योगी ने मुझे टारगेट करके पूरे प्रदेश को संदेश दिया है। हम अपना पूरा नपाई जचाई कर लिए। रात को कुल मीडिया घरे घुस भी गया था, लेकिन देखे कि भैया हमारे सब ठीक ठाक बा। बड़ा संदेशा महाराज जी हमारे द्वारा हमेशा एक तीर हमरे छाती पे मारते हैं, लगता पूरे 25 करोड़ में। दरअसल यूपी में इन दिनों अवैध निर्माण पर तेजी से एक्शन चल रहा है। जो भी शख्स सरकारी या फिर नदी नाले की जमीनों पर कब्जा कर रहा है उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। हालांकि यूपी में स्कूलों का मर्जर भी विवादों में घिरा हुआ है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में स्कूलों के मर्जर पर सवाल उठाया। अखिलेश ने सत्ता में वापसी पर पीडीए पाठशाला खोलने की भी बात कही है। दरअसल यूपी में जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद कर बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। योगी की इस योजना के तहत यूपी के करीब 27,000 स्कूल बंद किए जाएंगे। इन स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को पास के स्कूलों में सेटल किया जाएगा। यही बात अखिलेश यादव को चुभ रही है। अखिलेश ने योगी सहित पूरी बीजेपी को शिक्षा विरोधी बताया है। अखिलेश यादव हर जगह यूपी में स्कूल बंदी का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि यूपी में स्कूल बंद होने से पूरी शिक्षा प्रणाली डगमगा जाएगी। लोग अपनी बेटियों को दूर स्कूल नहीं भेजेंगे, जिससे बेटियों की साक्षरता दर में भी कमी आएगी। अखिलेश ने इस बार ट्वीट कर इसी मुद्दे को उठाया। अखिलेश ने लिखा कि अगर बीजेपी ने स्कूल का मर्जर किया तो उनकी पार्टी हर उस गांव में पीडीए पाठशाला खोलेगी जहां बच्चों से पढ़ाई का बुनियादी हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पीडीए समाज के खिलाफ साजिश है। उधर कावड़ यात्रा के दौरान हंगामे की खबरों को लेकर एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने सवाल उठाए। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। दरअसल यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान कई जगहों से कावड़ियों के हंगामे की खबर सामने आई। कई जगह कावड़ यात्री मामूली विवाद पर लोगों के साथ मारपीट और उपद्रव मचाते देखे गए। यहाँ तक कि कई जगह कावड़िए पुलिस और प्रशासन के साथ भी मारपीट और तोड़फोड़ करते दिखे। यूपी और उत्तराखंड से आई ऐसी तस्वीरों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने कावड़ियों के इसी उपद्रव की तुलना मुस्लिम समाज के त्योहारों से की और सीएम योगी से पूछा कि अगर यही उपद्रव मुस्लिम समाज के लोग करते तो उनके घर बुलडोजर चल जाता। शौकत अली ने कहा कि यूपी में ईद के दिन नमाज के लिए अगर मस्जिद भर जाए, नमाज सड़क पर अदा नहीं होने देते। सड़क पर नमाज के खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन कावड़ियों के लिए सड़कें खाली करा दी जा रही हैं। इसके बावजूद उपद्रव पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
पश्चिमी यूपी के अंदर आप देख लीजिए, आप उत्तराखंड में देख लीजिए किस तरीके का उत्पात मचाया जा रहा है कांवड़ियों के द्वारा। सड़कों पे नमाज किसी ने पढ़ी तो हम उनका लाइसेंस और उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ये डबल कानून है क्या इस देश के अंदर? यूपी में विपक्षी दल सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कांवड़ यात्रा पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी विपक्षी दलों पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां शहर शहर एनकाउंटर कर यूपी पुलिस अपराधियों को ठिकाने लगा रही है। आज भी फिरोजाबाद, बांदा, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक्शन लिया। आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश अरुण और साहिल घायल हो गए। दोनों ही अनिल दुजाना गैंग के सदस्य हैं, जिन पर लूट, रंगदारी और गैंगस्टर के करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। आत्मरक्षार्थ शूटिंग फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हजार का नाम घोषित है। ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाश रात के समय रेकी कर साउंडलेस जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिस्प्ले चोरी कर फरार हो जाते थे। वहीं नोएडा में भी पुलिस और अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तमंचा, कारतूस और लूट के 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। बांदा में भी यूपी पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय बकरी चोरी करने वाले 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें 26 बकरियां, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुई। वहीं फिरोजाबाद में भी पत्नी को आलीशान जिंदगी देने के लिए लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया। तो एक तरफ यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, तो वहीं गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में बदमाश दिन दहाड़े सुनार की दुकान से 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुआ है। तस्वीरें गाजियाबाद के थाना लिंक रोड की है, जो दिल्ली से सटा एक हाईटेक इलाका माना जाता है। इसी इलाके में 2 बदमाशों ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। फुटेज से साफ है कि बदमाश गहनों को एक-एक कर बैग में भर रहे थे। रोकने की कोशिश की गई तो बंदूक दिखाने लगे। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब दुकान के मालिक बाहर गए हुए थे। दुकान पर उनका बेटा और नौकर मौजूद थे। तभी 2 बदमाश दुकान में आए। पहले नौकर को धक्का दिया और फिर पिस्तौल दिखाकर सभी को डराया। गहनों को बैग में भरा और करीब 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। लूट की वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पीड़ितों का बयान दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां नकाबपोश बदमाशों का दुकानदार से मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े इस तरह की मारपीट से सभी स्तब्ध है। देखिए, ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के भोपा रोड की हैं, जहां नकाबपोश युवकों ने एक दुकानदार की बेल्ट और डंडों से पिटाई कर दी और फिर दुकान को भी नहीं छोड़ा। हालांकि ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले कुछ युवक बाइक पर सवार होकर दुकान पर पहुंचे। युवकों के हाथ में बेल्ट और डंडे थे, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ नकाबपोश युवक पहले दुकान में घुसे और फिर दुकानदार से मारपीट करना शुरू कर दिया। दुकानदार ने खुद को बचाने की कोशिश की तो युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और काफी देर तक युवक ऐसे ही मारपीट और तोड़फोड़ करते रहे। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक फिल्मी अंदाज में बेल्ट लहराते हुए मौके से फरार हो गए, जबकि वहां मौजूद लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हालांकि अब मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई। सीसीटीवी फुटेज से युवकों की पहचान करने के साथ ही मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है।
वहीं मुजफ्फरनगर में नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी दुकानदार से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आ गया है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज मुजफ्फरनगर के बाद एक और सामने आया। तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं, जहां बिलसी गल्ला मंडी के पास मौजूद ढाबा जंग का मैदान बन गया। मामला मामूली विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते अज्ञात लोगों की भीड़ दुकानदार के साथ मारपीट करने लगी। दुकानदार को ये भीड़ ऐसे मार रही थी जैसे कोई बड़ा अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गया हो। सामने आए सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि जिसके हाथ में जो आ रहा था वो उससे दुकानदार पर हमला कर रहा था, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि जो भी बचाव करने आया वो भी जख्मी हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि मारपीट के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन बेखौफ उपद्रवी दुकानदार से मारपीट करते रहे। हालांकि अब घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत बिलसी थाना पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फतेहपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है स्कूल के बाहर स्कूटी सवार युवकों ने छात्रा पर हमला कर हत्या कर दी है। तस्वीरें फतेहपुर के महर्षि विद्यालय के बाहर की हैं, जहां कुछ युवकों ने 12वीं कक्षा के छात्र आरिश खान पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया और फिर फरार हो गए। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्कूल के बाहर कुछ युवक पहले से ही लाठी डंडा लेकर खड़े थे, जिसके बाद जैसे ही 12वीं का छात्र मोहम्मद आरिश खान स्कूल से बाहर आया, तभी 3 युवकों ने छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि छात्र मौके पर ही गिर पड़ा, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आरिश की मौत के बाद जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शोक का माहौल है। स्कूल प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद फतेहपुर पुलिस भी आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में साइबर अपराधियों ने 2.89 करोड़ की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। दरअसल साइबर अपराधियों ने पहले तो एक रिटायर्ड अधिकारी को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा दिया और फिर करोड़ों की ठगी को अंजाम दे दिया। शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर नोएडा के सेक्टर 36 निवासी रामकृष्ण से 2.89 करोड़ की ठगी कर ली गई। दरअसल ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी को शेयर बाजार में निवेश कर डबल मुनाफा देने का झांसा दिया था, जिसके बाद पहले तो छोटे छोटे निवेश कराए गए। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड अधिकारी रामकृष्ण शेयर बाजार निवेश में रुचि रखते हैं। उन्हीं के मुताबिक 1 अप्रैल को कीर्ति श्रॉफ नामक महिला ने उनसे संपर्क किया, जिसने खुद को मैनेजमेंट कंपनी की कर्मचारी और फंड मैनेजर बताया। इसके बाद रिटायर्ड अधिकारी महिला की बातों में आ गए। मुनाफा दिखने पर पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी ने 6 जून तक 21 से ज्यादा बार में कुल 2.89 करोड़ रुपए जमा कर दिए, लेकिन जब उन्होंने रकम वापस निकालने की कोशिश की तो पैसा वापस नहीं मिला और तभी रिटायर्ड अधिकारी को ठगी का पता चला। गुजरात के गांधीनगर में खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां कार चालक कई लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। ये दिल दहला देने वाला हादसा गांधीनगर के भाईजीपुरा से सिटी प्लस की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ, जहां तेज रफ्तार सफारी कार ने सड़क पर चल रहे लोगों और 2 पहिया वाहन चालकों को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगने के बाद चालक ने बचने की कोशिश में गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, जिससे हादसा और भी भीषण हो गया। देखिए कैसे तेज रफ्तार में चल रही ये कार 2 पहिया वाहन चालकों को टक्कर मारती है, लेकिन इसकी रफ्तार फिर भी कम नहीं होती और कार पूरी रफ्तार में आगे बढ़ जाती है। इस भयंकर हादसे की चपेट में जो भी आया उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह कार किसी हितेश विनुभाई पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन कार को कोई और ही दूसरा व्यक्ति चला रहा था, जिसने इस हादसे को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। रामनगरी अयोध्या के किशनदासपुर इलाके में एक बुजुर्ग महिला को उसके ही परिजन देर रात सड़क किनारे छोड़कर चले गए। बुजुर्ग महिला को ई रिक्शा से लाकर सुनसान सड़क के किनारे फेंक दिया गया। हालांकि पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बुजुर्ग महिला को लाने वाले एक पुरुष और एक महिला उसके अपने ही परिजन बताए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला कैंसर से पीड़ित थी और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इलाज के बजाय परिवार ने बुजुर्ग महिला को सड़क पर बेसहारा छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में दर्शन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम बुजुर्ग महिला का इलाज कर रही है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला इस समय इतनी कमजोर और अस्वस्थ है कि वो अपना नाम और पता बताने में असमर्थ है। परिजनों की ओर से भी अब तक कोई शिकायत नहीं सामने आई है। मौके पर एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति और 2 महिला द्वारा वृद्ध महिला को छोड़ करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त दोषी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग जहां इस घटना को अमानवीय बता रहे हैं, तो वहीं इससे समाज के गिरते हुए नैतिक मूल्य भी उजागर होते हैं। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों की पहचान में जुटी है जो महिला को छोड़कर गए थे। राजस्थान के 12 जिले में शाहाबाद कस्बे के पास नेशनल हाईवे 27 पर वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींचा है, जहां हाईवे किनारे चट्टानों पर एक साथ 2 पैंथर्स दिखाई दिए, जिसे वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। खास बात यह है कि शाहाबाद घाटी में एक साथ 2 पैंथर्स का दिखना पहली बार हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये इलाका शाहाबाद रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र से सटा हुआ है, जहां पहले भी कई बार पैंथर्स की मौजूदगी देखी जा चुकी है। हालांकि इस बार पैंथर जोड़े का एक साथ दिखाई देना वन्यजीव गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शाहाबाद रिजर्व क्षेत्र में लगभग 10 से 11 पैंथर्स की मौजूदगी दर्ज की गई है। पैंथर्स के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने हाईवे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। विशेष रूप से सुबह और देर शाम समय यात्री और वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी गई है। बाकायदा वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, जिन्होंने ग्रामीणों और राहगीरों से भी अपील की है कि पैंथर दिखाई दे तो शांति बनाए रखें और तुरंत विभाग को सूचना दें। उड़ीसा के बौद्ध जिले में एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जब बताया जा रहा कुरुमांडा नहर के पास बाढ़ के तेज पानी में एक ट्रैक्टर बहता दिखाई दिया। ये हादसा मनमुंडा सगड़ा सड़क पर हुआ, जो रात भर की भारी बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक नहर उफान पर थी और पुल के ऊपर करीब 5 फीट तक पानी बह रहा था। इसके बावजूद एक ट्रैक्टर चालक खतरे को नजरअंदाज करते हुए पुल पार करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच तेज बहाव और फिसलन की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में बहता चला गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली। दोनों को किसी तरह की चोट नहीं आई, लेकिन ट्रैक्टर पूरी तरह पानी में डूब गया और अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि घटना के बाद ग्रामीणों का प्रशासन पर जमकर गुस्सा निकला। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति होने के बावजूद सड़क पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था, न ही रास्ता बंद किया गया था। तो वहीं अब जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक पानी का स्तर कम नहीं हो जाता तब तक मनमुंडा सगड़ा सड़क से यात्रा ना करें। मॉनसून आते ही महाराष्ट्र के मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बाद से सड़कों पर पानी भर गया है और जाम जैसे हालात खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है, खासकर उपनगर क्षेत्रों जैसे अंधेरी, बोरीवली, दहिसर, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, सांता क्रूज, विलेपार्ले और बांद्रा में लगातार बारिश से जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पानी भरने से लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। मध्य रेलवे के मुताबिक मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाओं में भारी बारिश के कारण देरी हुई है। मुख्य लाइन की लोकल ट्रेनें 10 से 12 मिनट की देरी से चल रही हैं। हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें 7 से 8 मिनट की देरी से चल रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि मुंबई में अभी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 26 जुलाई को मुंबई में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद कोंकण, गोवा जिलों में कुछ स्थानों पर और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में जहां एक तरफ सुबह से जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं हाई टाइड की वजह से समुद्र में ऊंची उठती लहरें नजर आ रही हैं।
मुंबई पर आसमानी आफत का कहर इस कदर बरपा है कि जोरदार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अरब सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक आज दोपहर में अरब सागर में करीब 4.66 मीटर ऊंची लहरें देखी गई, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट है। जुहू चौपाटी पर कोई समुद्र के किनारे न जाए, इसके लिए मुंबई पुलिस की टीम तैनात है, जो लोगों को हटा रही है। जुहू चौपाटी पे हूँ और तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से अरब सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। आज जो लहरें उठ रही है 4.66 ऊंची लंबी लहरें उठ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उफान पे है समुद्र में। जुहू चौपाटी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोगों को मना किया गया है। सामने देख सकते हैं। एहतियात के तौर पर मुंबई के दादर चौपाटी, गिरगांव चौपाटी और अक्सा बीच समेत जितने भी चौपाटी हैं, वहां पर लोगों को समुद्र किनारे जाने के लिए मना किया जा रहा है। समुद्र तटों पर चेतावनी के बोर्ड लगा दिए गए हैं। साथ ही समुद्र तटों पर तैनात लाइफ गार्ड्स को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र के अकोला में सैकड़ों साल पुराना किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कई लोग बाल बाल बच गए, किसी को बहुत चोट नहीं आई। महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक किला भरभरा कर गिर गया, जिसका अब वीडियो सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। मानसून की मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों से पुराने मकान और दीवार गिरने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अकोला जिले में एक सैकड़ों साल पुराना राजा जय सिंह के काल का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय इलाके में कई लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों ने दीवार ढहने का लाइव वीडियो मोबाइल में कैद किया, जो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये भव्य और ऐतिहासिक किला सैकड़ों साल पुराना है, जिसकी दीवारें पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कमजोर हो गई थी और वही दीवारें अब इस हादसे की वजह बनी। यूपी के एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नशे में धुत एक सनकी युवक ने दुकान पर करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यूपी के एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत एक सनकी युवक ने दुकान पर करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मौके पर चीख पुकार और तोड़फोड़ की। पूरा मामला किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। देखिए कैसे आरोपी युवक खून से लथपथ है। वहीं मौजूद दुकानदार का कहना है कि आरोपी युवक नशे में इस कदर था कि किसी की सुन ही नहीं रहा था। मारपीट की धमकी, गालियां और गलत व्यवहार कर रहा था। ऐसे में दुकान के बाहर भारी भीड़ भी जमा हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और युवक को शांत करने की कोशिश की, मगर युवक ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की। एक सनकी युवक की सनक ने बाजार का माहौल बिगाड़ दिया। हालांकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। कानपुर देहात से हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो बताता है कि इस तरह के हादसे डराते हैं और कहीं ना कहीं हैरान भी करते हैं। वीडियो से साफ है कि हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे की यह तस्वीर कानपुर देहात के 12 जोड़ टोल प्लाजा के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले जोरदार तरीके से डिवाइडर से टकराई और फिर एक के बाद एक 6 चक्कर खाकर हाईवे के बीचों बीच जाकर रुकी। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार लोगों को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे साफ है कि हाईवे पर दौड़ रही स्कॉर्पियो की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि हादसे के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि हादसा बड़ा हो सकता था। हादसे की तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने हाईवे पर जा रहे बाइक सवार दंपत्ति की किस्मत पर भी जोर दिया, क्योंकि एक तरफ तो स्कॉर्पियो हादसे का शिकार होकर 6 बार घूम रही थी, तो वहीं पास से गुजर रहे बाइक सवार दंपत्ति इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। फिलहाल हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है, जिससे ऐसे हादसों को होने से रोका जाए। थाईलैंड और कंबोडिया में 2 दिन से लगातार गोलीबारी हो रही है। दोनों देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर 12 जगहों पर फायरिंग की है, जिसमें दोनों तरफ से अब तक 15 की मौत हो गई। दुनिया में महायुद्ध का एक और मोर्चा खुल गया। एशिया के 2 देश कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर तोप और गोलों की बरसात कर रहे हैं और यह हमला रुकने के बजाय और तेज होता जा रहा है।
थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, जबकि कंबोडिया मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव से दुनिया में हलचल बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है। खतरे को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों से 1 लाख लोगों को हटाया है। कंबोडिया ने भी अपने 20,000 लोगों को बॉर्डर इलाकों से हटा दिया है। दोनों देशों के बीच विवाद की वजह 900 साल पुराना एक शिव मंदिर है। ये मंदिर है तो थाईलैंड के ज्यादा पास, लेकिन इस पर कंबोडिया का कब्जा है और इसी बात को लेकर दोनों देश अक्सर उलझ जाते हैं। और इससे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, थाईलैंड से जंग पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री का बयान आ गया है। युद्ध विराम पर सहमति जताने के बाद पीछे हटा है थाईलैंड। मलेशिया के युद्ध विराम प्रस्ताव से कंबोडिया सहमत है। कंबोडिया ने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, ये भी कहा गया है। तो अब ऐसे में थाईलैंड से जंग पर कंबोडियाई पीएम का ये बड़ा बयान आया कि थाईलैंड की पहल पर युद्ध विराम पर हमने सहमति दी है। इससे पहले युद्ध जैसे हालात एशिया के इन 2 देशों में बन गए थे। हम उसी से जुड़ी रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे थे। कंबोडिया ने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, ये भी कंबोडिया ने कहा है। मलेशिया के प्रस्ताव से कंबोडिया सहमत है, ये भी कहा। वहीं थाईलैंड में गैस स्टेशन पर कंबोडिया ने अटैक किया है। बड़ी जानकारी मिल रही, कंबोडिया ने तोप से गोले बरसाए। इलाके में भारी संख्या में लोगों का पलायन ऐसे में अब हो रहा है। थाईलैंड के गैस स्टेशन पर कंबोडिया ने अटैक कर दिया, जिसके बाद वहां पर लोगों को हटने को कहा गया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। थाईलैंड में गैस स्टेशन पर कंबोडिया ने जब अटैक किया तो किस तरह की भयावह स्थिति खड़ी हुई। तोप के गोले बरसाए गए, जिसके बाद लोग उस इलाके को खाली कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी, क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज के खिलाफ विद्रोह की गूंज तेज हो गई। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जबरदस्त विरोध हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ उनकी नीतियों पर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि तालिबानियों को बैकअप देकर शहबाज अपने देश के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। मेहरबानी करें, अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में तालिबानियों का कहर जारी है। बलोच विद्रोहियों के साथ तालिबानी भी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार जांच एजेंसी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद उनकी पैरवी कर रिहा करवा दे रही है, जिससे पाकिस्तानी सरकार के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं भारत मालदीव के बीच हुई डेलीगेशन लेवल की बातचीत, बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति रहे। वहां पर मौजूद दोनों देशों के कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए हैं। तो भारत और मालदीव के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोइजू मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। एस जयशंकर मौजूद है और इस बातचीत में कई अहम मसले हैं जिन पर चर्चा की गई है। दोनों देशों के कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मालदीव में पीएम मोदी की भव्य फोटो लगाई गई है। भव्य तस्वीर स्वागत के लिहाज से लगाई गई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा, ऐसे कई हालात जब बने थे, जब दूरियां आ गई थी मालदीव के साथ, उसके बाद हुआ। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, भव्य फोटो उनकी लगाई गई है। तो तस्वीर ये दिखा रहे हैं, जहां आपको बताएं ये मंत्रालय की बिल्डिंग है, जहां पर माले में रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में ये बड़ी फोटो आप देखिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले लगाई गई, उनके स्वागत के लिए लगाई गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया है मालदीव में। ये भव्य फोटो लगाकर रक्षा मंत्रालय के भवन में ये फोटो लगाई गई। उस बीच बिहार से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख करें, जहां SIR पर चुनाव आयोग का बयान आ गया कि अब तक 99.8% मतदाता कवर कर लिए गए। 7.23 करोड़ मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक
सारी आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आपत्ति दर्ज कराने का समय भी बता दिया। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का करीब 1 महीने का वक्त आपत्ति दर्ज कराने को लेकर होगा। और अब तक 99.8% मतदाता कवर किए गए, यानी लगभग 100% आप समझ लीजिए कि मतदाता कवर कर लिए गए, क्योंकि 99.8% का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया है। वहीं अमेरिका के राज्य न्यू मैक्सिको में मॉनसून में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। इसके बाद कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर तरफ पानी ही पानी। मॉनसून की बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की ये तस्वीरें हैं, जहां एक गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया। कल से हुई बारिश के बाद अचानक गांव में बाढ़ आ गई। ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ा है। एक पुल के ऊपर से कीचड़ भरा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में यहाँ अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई थी। इसको लेकर अभी राहत और बचाव कार्य चल ही रहा था कि अचानक आई बाढ़ ने घाटियों और सड़कों को पानी से भर दिया। इससे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बचाव दल ने 5 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। वहीं बिहार से भी तस्वीरें सामने आई, जहां भोजपुर में गंगा में कई मकान समा गए हैं। सांसद पप्पू यादव निरीक्षण करने गए थे। निरीक्षण के दौरान कटान से कई मकान नदी में समा गए। मौके से जान बचाकर भागे हैं सांसद पप्पू यादव। की तस्वीर देखिए, मकान गिरने के दौरान कैसे अफरा तफरी मची। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए भरभरा कर अचानक से ये मकान गिर रहा है, जिससे सभी हतप्रभ रह गए। और पप्पू यादव यहाँ निरीक्षण करने गए थे और अचानक इस तरह के हालात देखकर वो तुरंत वहां से निकल लिए। वहीं जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। लोकसभा में आज महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। हालांकि राज्यसभा में अब तक प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। ये जानकारी आपको दे दे, महाभियोग लाया गया था जिस तरह से करप्शन का मामला जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रहा था, और लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दे को लेकर के बहुत पहले से हमने प्रयास किया और हमने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं, बल्कि पूरे सदन का, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक मत है कि जुडिशरी में अगर करप्शन का मुद्दा है या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, ये पूरा संसद का दायित्व होता है। इसमें हम विभाजित नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने शुरू में तय किया कि हम एकजुट इस मोशन को मूव करेंगे, तो इसका प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएंगे। हमने मोशन दे दिया है, अब इसका जो प्रक्रिया है, जैसे नियम है, उसके हिसाब से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?